नमस्कार दोस्तों, आइए बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। बहुतों का कहना है कि बीजेपी की जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ ईवीएम का है। उन लोगों को एक डेटा पर ध्यान देना चाहिए जो यह कहते हैं कि ईवीएम बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण है, जो ये कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जाता है, उसमें डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, जो यह सोचते हैं वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद। उनको एक डेटा पर ध्यान देना चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 4,92,00,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 4,80,00,000 के करीब वोट मिले। यानी कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले 9 लाख से अधिक वोट हासिल किए हैं इन 5 राज्यों के चुनाव में। और यह वोट का जो आंकड़ा है यह उसी ईवीएम से निकला है जिस पर कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा बहुत से लोग शक जता रहे हैं। और हर इलेक्शन के बाद शक जताते हैं, इलेक्शन के पहले बात करते नहीं है कि चुनाव में वोटिंग ईवीएम से होनी चाहिए या फिर मतपत्र से होनी चाहिए। उत्तराखंड की राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति पर आने से पहले एक और बात पर ध्यान देते हैं। बीजेपी ईवीएम में हेरा फेरी कर तो नहीं जीतती है, बल्कि ईवीएम के डेटा का विश्लेषण कर अवश्य जीतती है। आप यह कह सकते हैं, और इस पर ध्यान दीजिए, बीजेपी ईवीएम के डेटा का कितना गहराई से एनालिसिस करती है। ईवीएम काउंटिंग के 45 दिन तक उसी स्टोर में बंद रहती है जहां पर काउंटिंग की जाती है। इसके बाद उसे वहां से बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ईवीएम में 6 महीने तक डेटा को संभाल कर रखा जाता है। इसके बाद यह डेटा ईवीएम से निकालकर सुरक्षित जगह पर डंप कर दिया जाता है और ईवीएम को अगले चुनाव के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। 6 महीने बाद उसके डेटा को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद, और यह जो डंप डेटा है, असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर इसका विश्लेषण किया जाए, एक ईवीएम अधिकतम 2000 वोट तक रिकॉर्ड कर सकती है। वोट डालने के लिए एक एक वोटर को एंट्री के बाद ही ईवीएम तक वोट डालने के लिए भेजा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि समय के साथ साथ पूरा एक डेटा है कि कौन कब ईवीएम में वोट डालने गया। जब बैलेट पेपर से वोट डलता तो उस पर अपना वोट देने के बाद बैलेट पेपर में वो मिक्स हो जाता, बाद में वो सारे बैलेट पेपर मिक्स किए जाते, तो किसने कितने बजे वोट डाला और किसने किस बैलेट पेपर पर मोहर लगाई यह पता नहीं रहता है। लेकिन ईवीएम और ईवीएम से पहले एंट्री पूरा एक डेटा रहता है बहुत बड़े पैमाने पर। विश्लेषण से इन 2000 लोगों, जो एक ईवीएम में 2000 लोग तक वोट डाल सकते हैं, यह जो 2000 लोगों का डेटा है, इस डेटे का एनालिसिस कर यह आसानी से समझा जा सकता है कि किस गली में आपको कितने वोट मिले हैं, किस दल को कितने वोट मिले हैं। बीजेपी उस घर तक आसानी से पहुंच जाती है जहां से उसको वोट नहीं मिला है। पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख के अलावा जो बीजेपी का पूरा तंत्र है वो बहुत आसानी से पता लगा लेता है कि कहां से किसको वोट मिला है। आप ध्यान दीजिए, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो सभी मतपेटी के मतपत्र एक जगह पर इकट्ठे कर गिरा दिए जाते थे। फिर इनको 10-10 बंडल के बनाकर काउंटिंग के लिए टेबल पर पहुंचाए जाते थे। इस तरीके से डिटेल इतनी पता नहीं लग पाती थी कि किस गली से किसका वोट किसको गया। यह जो लोकल नेता होते थे वो अंदाजा लगा लेते थे, लेकिन इतनी आसानी से इतना फाइन डेटा इकट्ठा नहीं हो पाता था। और मौजूदा समय में बीजेपी जो डेटा अभी इकट्ठा होता है, इसी डेटा का विश्लेषण साल भर करती रहती है और अपने पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख के जरिए उन लोगों तक पहुंच जाती है जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये जो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इनको कैसे बीजेपी के पक्ष में लाना है, फिर सारा तंत्र इसी में लग जाता है। संघ से लेकर तमाम जितने भी संगठन हैं बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए, इसी तंत्र में लग जाता है कि कैसे उसको बीजेपी की वोट को बीजेपी तक लाया जाए, कैसे उसको समझाया जाए, कैसे उसको बीजेपी का मेंबर बनाया जाए, कैसे उसको बीजेपी की जो नीतियां है, बीजेपी की जो राजनीति है, उसको कैसे समझाया जाए। इन सारे विकल्पों पर काम शुरू हो जाता है और इतने माइक्रो लेवल पर कांग्रेस प्लानिंग कर नहीं पाती है, करती नहीं है। इसके साथ ही आप 3 अन्य घटनाओं पर भी गौर कर लीजिए। पहली घटना, यह सबको पता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी में बड़ी मजबूत है। इसके बाद भी
इन नेताओं को ठिकाने लगा दिया गया। राहुल गांधी इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए, जबकि इन राज्यों में कांग्रेस में भी बड़ा झगड़ा है नेताओं के बीच में। और दूसरी बात, बीजेपी ने इन राज्यों के चुनाव में अपने 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें से 12 सांसदों ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने सभी 12 के 12 सांसदों से इस्तीफा ले लिया। इनमें से कई तो केंद्र में मंत्री रहे हैं। क्या कांग्रेस इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है इस समय? और तीसरी बात, यह माना जाता रहा है कि बीजेपी 3 राज्यों में किन्हीं नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी बहुत पहले से, और अब तो ये साफ तस्वीर बनती दिख रही है कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे को एकदम साइडलाइन कर दिया गया है। इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अभी तक की जो मौजूदा तस्वीर है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इतना बड़ा फैसला लेती है। क्या कांग्रेस पिछले 10 सालों में इतने बड़े और कड़े फैसले ले पाई है? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर चुनाव के बाद यह चर्चा शुरू हो जाती है कि बीजेपी धोखाधड़ी कर और धर्म की राजनीति कर चुनाव जीत रही है। यह पूरा सच नहीं है। धर्म की राजनीति एक फैक्टर है राजनीति में, लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत सारे कारण हैं। आप उत्तराखंड की राजनीति के संदर्भ में ही जो कांग्रेस की राजनीति है, आप एक ही फैक्टर देख लीजिए। कर्ण मेहरा को उत्तराखंड में पार्टी की कमान संभाले 15 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। कर्ण मेहरा ने एआईसीसी को जो पहली लिस्ट सौंपी थी उसमें कुछ संशोधन की बात कही गई थी, वो लिस्ट वापस की गई थी। अब दूसरी लिस्ट संशोधन के बाद कर्ण मेहरा एआईसीसी को सौंप चुके हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक इस नई लिस्ट पर ओके नहीं आया है। और दूसरी तरफ बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। एससी एसटी ओबीसी सम्मेलन के जरिए जाति की राजनीति को साध रही है। और अभी हाल ही में जो हल्द्वानी में हुआ है, ईजा बैणी जैसे महोत्सव के जरिए बीजेपी महिला वोटर को साधने में लग गई है। और महिला वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर चुनाव में बनता है, यह मैं बार बार बात कहता हूं। केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही साफ साफ उत्तराखंड में संकेत दिए हैं कि प्रदेश में वो ही होगा जो धामी और महेंद्र भट्ट चाहेंगे। एक तरफ इतने माइक्रो लेवल पर तैयारी होती है और इतनी खुली छूट अपने नेतृत्व को बीजेपी सौंपती है। और आप गौर कीजिए, यह जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 9 लाख से अधिक वोट मिले इन 5 राज्यों में। आजकल ये बहुत चर्चा में है कि कांग्रेस को वोट अधिक मिले हैं, बीजेपी को टोटल वोट कम मिले हैं। इसके बाद भी बीजेपी जीतती हुई दिखी है। आप इस आंकड़े के पूरे सच को देखिए। बीजेपी को राजस्थान में 1 करोड़ 65 लाख से अधिक वोट मिले, कांग्रेस को 1 करोड़ 56 लाख से अधिक वोट मिले, यानी कि बीजेपी यहां जीती और कांग्रेस से 10 लाख के करीब अधिक वोट हासिल कर जीती। बीजेपी को मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 11 लाख के करीब वोट मिले और कांग्रेस को 1 करोड़ 75 लाख के करीब वोट मिले, यानी कांग्रेस से 36 लाख के करीब अधिक वोट बीजेपी ने हासिल किए और बीजेपी यहां पर जीती। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 72 लाख 34 हजार के करीब वोट मिले और कांग्रेस को 66 लाख के करीब वोट मिले, यानी बीजेपी को करीब 6.5 लाख अधिक वोट मिले और बीजेपी यहां पर जीती। और अब बात तेलंगाना की करें तो बीजेपी को यहां पर 32 लाख 57 हजार वोट मिले, इसके करीब वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 93 लाख 35 हजार के करीब वोट मिले, यानी कांग्रेस को बीजेपी से करीब 60 लाख अधिक वोट मिले और बीजेपी यहां पर बुरी तरीके से हारी। इसीलिए जिस राज्य में जिस दल को जितने अधिक वोट मिले वो इतनी ही बड़ी जीत के साथ जीती है, लेकिन टोटल आंकड़ा जब मिलाया जाता है तो तेलंगाना में बीजेपी का बहुत कुछ रहा नहीं है। इसीलिए टोटल आंकड़ा एक अलग तस्वीर पेश कर देता है। जबकि अगर तेलंगाना की बात करें, बीजेपी के पास वहां कुछ नहीं होता था, जबकि इस बार 8 सीटें मिली थी, पिछली बार केवल 1 ही सीट मिली थी। राजनीति में कोई भी दल हो वह धीरे धीरे जनता के बीच में अपना वोट बैंक बनाता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव से और भी बहुत से संदेश उभरे हैं, इन पर हम बात करते रहेंगे और उत्तराखंड की बात तो हम करते ही रहते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।